दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में आपका अध्याय 8 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां ओके या फिर आप अगर सेकेंड बुक की बात करें तो सेकेंड बुक में आपका अध्याय फर्स्ट कहलाएगा। ओके, सेकेंड बुक में अध्याय फर्स्ट है और क्रम से दोस्तों हम लेकर चलें तो आपकी जो फर्स्ट बुक है उसमें टोटल आपके 7 अध्याय थे और फिर जो सेकेंड बुक में आपका क्या है अध्याय 1 से स्टार्ट अगर मानते हैं तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती अध्याय 1 है। सेकेंड बुक से क्रम से लेकर चलते हैं तो अध्याय आपका 8 माना जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के दोस्तों। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर में मैंने प्रीवियस एमपी बोर्ड वाले क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो भी कवर किए हैं। साथ ही दोस्तों एकदम जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी मैंने कवर किया है। ओके, तो इस वीडियो में बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इससे पहले वस्तुनिष्ठ बता चुका हूं, देख लीजिएगा। साथ ही अगर क्रम से तैयारी करना चाहते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप एक अध्याय से लेकर अध्याय 7 तक भी जो पढ़ा दिया है उसे भी आप तैयार कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाते लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। और वैसे भी दोस्तों इस चैप्टर से आपका क्या है 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में अक्सर। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए। जब देश का राष्ट्र निर्माण यानी जब देश बनने स्टार्ट हुआ, अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, ओके, तो जब देश का निर्माण होने लगा तो कौन कौन सी भारत के सामने चुनौतियां थी, कौन कौन सी समस्याएं थी वो आपको बताना है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम तो 23 में क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर पढ़िएगा, अक्सर उन्हीं में से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां इस प्रकार से पहला है, भारत में स्वतंत्रता और बंटवारे के पश्चात सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा प्रथम चुनौती देश में एकता और अखंडता की थी, क्योंकि विशाल भारत में अनेक धर्म, जाति और भाषा और क्षेत्र के लोग निवास करते थे। तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि देश को एकीकरण, देश को एकजुट बनाना, क्योंकि भारत में आपको पता है कि बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे जाति और बहुत सारे भाषा के आधार पर क्या है लोग रहते हैं। ओके, अगर इस भाषा जाति के आधार पर अगर देश का विभाजन होने लगेगा तो बहुत भारत के टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए क्या है देश को एकीकरण करना, देश को अखंड बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी हमारे राष्ट्र में, भारत में राष्ट्र निर्माण की दूसरी चुनौती थी देश के विकास करने की, क्योंकि अंग्रेजों ने क्या है सब लूट लाट के चले गए थे। देश क्या है बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका था, देश में कुछ नहीं रह गया था। ओके, तो देश को किस प्रकार से अब उन्नति तक पहुंचाया जाए, देश का विकास किया जाएगा, ये चुनौती थी। जैसे भारत में राष्ट्र निर्माण की अन्य चुनौती थी देश में लोकतंत्र की स्थापना करना। देश में क्या है संविधान लाना, लोकतंत्र की स्थापना करना, नियम कायदे बनाना, ये भी एक चुनौती थी। तो ये आपकी चुनौतियाँ दी हैं, तैयार कर लीजिए, सिंपल भाषा में है। ओके, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सहमति पत्र, जिसे क्या कहा जाता है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या था एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, सिंपल है आपका कि जब जो आपका देश आज़ाद हुआ भारत हमारा तो 565 रियासतें थी भारत में। ओके, तो भारत में सबको सम्मिलित करने के लिए, सहमति लेने के लिए एक कागज़ बनाया गया जिसमें एक साइड पूरे क्या है नाम लिखे होंगे रियासतों के, साइन किए गए बगल में राजाओं के कि हाँ वो अपनी इच्छा अनुसार क्या है जो अपना रियासत है वो किसे सौंप रहे हैं, भारत सरकार को सौंप रहे हैं, भारत में सम्मिलित हो रहे हैं। तो इसमें से एक साइन वाला जो पत्र बना होगा सहमति पत्र कहा जाता है। ओके, तो वही यहाँ दिया हुआ है। रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय के सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी कहा जाता है। इस सहमति पत्र के द्वारा कोई भी देशी नरेश भारतीय संघ में शामिल हो सकता था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि उसे प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, यातायात तथा संचार शक्ति, यहाँ शक्ति हो जाएगा का दायित्व, शक्ति कर लीजिएगा, यहाँ शक्ति हो जाएगा आपका। ओके, शक्ति का दायित्व भारत की संघीय सरकार को सौंपना पड़ता था। यह हो जाता है आपका सहमति पत्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें लिखिए। यह क्वेश्चन आ सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। चलिए देख लेते हैं क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसका कार्य राज्यों का सीमांकन के मामले में कार्यवाही करना था कि राज्यों की सीमाएं किस किस प्रकार से निर्धारित की जाएं। ओके, इस पर एक गठन बनाया गया जिसे राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग कहा गया और ये किसकी अध्यक्षता बनाया गया, हमेशा वस्तुनिष्ठ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में ये हमारा राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग आप समझ गए होंगे। अब इसकी सिफारिशें देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सरकार द्वारा स्वीकृति सिफारिश कौन कौन सी सिफारिशें थी। तो 16 जनवरी 1956 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया। मतलब बहुत सारी राज्य पुनर्गठन आयोग ने बहुत सारी बनाई होंगी सिफारिशें, लेकिन कुछ ही क्या है की गई। तो वो कौन कौन सी स्वीकृति की गई थी। पहला है राज्य पुनर्गठन आयोग की केरल, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक नामक नए राज्य की स्थापना की सिफारिशें स्वीकृत की गई। मद्रास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा यथावत अस्तित्व बना रहेगा। त्रिपुरा के क्षेत्र को असम में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये सब सिफारिशें थी। आगे देख लेते हैं।
आगे है कि महाराष्ट्र में मुंबई, मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद के मराठी भाषी क्षेत्र और गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ तथा मुंबई के गुजराती भाषी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा। राज्यों की चारों प्रकार की श्रेणियों को समाप्त करके सभी राज्यों को एक समान स्तर प्रदान किया जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ था तो राज्यों को 4 श्रेणियों में बना था, 4 कैटेगरी बनी थी, लेकिन वो 4 कैटेगरी समाप्त करके सभी राज्यों को एक समान दर्जा दिया गया। ओके, त्रिपुरा को केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में बनाए रखा जाएगा और क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की जाएगी। ये सबसे सिफारिशें क्या है, स्वीकृत की गई थी क्योंकि सरकार द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी। मतलब विलीनीकरण होती है अपने देश में मिलाना। जो देशी रियासत थी, जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज छोड़ कर गए, तो भारत में 565 रियासत थी। तो देशी रियासत थी 565, उनको भारत में सम्मिलित करना क्यों आवश्यक था, क्या जरूरत थी, तो उसकी आपको बताया जा रहा है। हालांकि देशी रियासतों के नरेश अपने विशेषाधिकार के प्रति जागरूक रहते थे, हुए भी अपनी संप्रभुता का दावा करते थे। मतलब जो देशी नरेश थे, मतलब अपने देशी रियासतों के जो राजा थे, नरेश थे, वो अपनी क्या है, अपने राज्य का संचालन अच्छे से कर रहे थे। वो कि अपने दायित्वों के प्रति जागरूक थे, लेकिन व्यवहार में इसका तात्पर्य जनसाधारण पर निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन ही था। यदि ब्रिटिश राजकुमार के प्रति समर्पित सभी 565 देशी रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व की अनुमति दी जाती तो भारतीय आज़ादी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। देखिए, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इतने होशियार थे, वो जब देश को छोड़कर गए तो सभी जो 565 देशी रियासतों के राजा थे, उन सबको कह दिया आपकी इच्छा है भैया, जैसे अगर आपको भारत में सम्मिलित होना है, भारत में सम्मिलित हो जाओ, पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाना है, पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाओ, और यदि अपना खुद का अपना एक राज्य बनाना, अपना देश बनाना, राज्य नहीं, अपना खुद ही अलग देश बनाना है, वही अपना देश बना लो। हैदराबाद होता कहता कि हमें अपना देश बनाना, बना लो। राजस्थान कहता तो बना लो अपना देश। इस प्रकार से भी ये मतलब 3 ऑप्शन दे दिए। ओके, तो बहुत सारे देशी रियासत तो भारत में अपने आप सम्मिलित हो गए बिना कोई दिक्कत के। कुछ देशी रियासत बढ़िया अपना सोचने लगी मन में विचार, जैसे हैदराबाद सोचने लगा मैं अपना एक अलग ही देश बनाऊंगा हैदराबाद। ओके, तो इस प्रकार से दिक्कत हो जाती। तो अगर ऐसा सब होने लगता, हर रियासत अपना अपना अगर सब मान लीजिए देश बनाने लगते, तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाते और आज़ादी का फिर कुछ मतलब ही नहीं रह जाता। ओके, तो यही बात यहाँ बताई जा रही। अतः देशी रियासतों का विलय देश की आज़ादी के पूर्व शर्त थी। यह कार्य अधिकांशतः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के क्रियान्वयन से पहले ही पूर्ण हो गया था। देशी रियासतों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परस्पर विभिन्नता बावजूद ये भौगोलिक दृष्टि से शेष महाद्वीप से संबंधित थी। अंग्रेजी सरकार की भारत से विदाई के पश्चात देश की एकता का सुदृढ़ करने हेतु इन देशी रियासतों को भारत में एकीकरण के लिए जाना महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। जबकि जब अंग्रेज भारत छोड़ कर चले गए तो सभी देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करना ये सबसे बड़े, ये क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यक था। ये काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए क्या है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड एग्जाम में 24 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, कि भारत में हैदराबाद के विलीनीकरण पर लेख लिखिए। मतलब और या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैदराबाद रियासत के भारत विलय में आई समस्याओं के विषय में लिखिए। देखिए, जो सब पॉपुलर कह दे कि 565 रियासत थी, अधिकांश अपने आप क्या है उन्होंने साइन कर लिए। जो आपका सहमति पत्र था भारत में सम्मिलित वाला, उसमें साइन कर दिए थे। लेकिन हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, मणिपुर हो गया और आपका जम्मू कश्मीर, ये कुछ ऐसे थे जिन्होंने क्या है कुछ नौटंकी नाटक किए हैं, अच्छे से शामिल नहीं हुए। ओके, तो इन्हें अलग ही तरीके से क्या है जो शामिल किया गया, कौन कौन से तरीके अपनाए गए, क्या दिक्कतें आई, वो सब आपको बताना है। तो हैदराबाद का पूछा जा रहा है, हैदराबाद की तो बात आपको बतानी है। चलिए देख लेते हैं। सिंपल भाषा में दिया है, कहानी के लैंग्वेज में दिया है, पढ़िएगा, कहानी के रूप में आप याद कर लीजिएगा, फिर अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ओके, तो हैदराबाद का भारत में विलीनीकरण ये आपको हेडिंग डाल देनी है, हेडिंग बनाओ के इस प्रकार से हेडिंग बना दीजिएगा। 35% हिंदू जनसंख्या वाले हैदराबाद की आबादी 1.40 करोड़, 1 लाख मतलब 1 करोड़ 40 लाख थी। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में जो हिंदू जनसंख्या थी 35% थी। ओके, केवल, बाकी मुस्लिम थी। इसलिए ये सोच रहा था पहले पाकिस्तान में, फिर इसने सोचा कि मैं अपना अलग ही देश बनाऊँ हैदराबाद का, जो निजाम था। ओके, और आबादी कितनी है? आबादी 1 करोड़ 40 लाख थी। भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत में हैदराबाद में विश्व के सबसे बड़े पैसे वाले शासक निजाम उस्मान अली की इच्छा अपनी रियासत को स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना था। हैदराबाद का जो नवाब कौन था, नवाब था या निजाम था उस्मान अली। ओके, और बहुत ज़्यादा अमीर था, मतलब ये इसका विश्व में तक में नाम था, इतना ज़्यादा अमीर था, पैसों वाला शासक था। ओके, और ये इसकी इच्छा क्या थी कि मुझे भारत में शामिल नहीं होना, मुझे अपना ही एक अपनी रियासत अलग बनानी है, अपना देश अलग ही बनाना है। इस प्रयोजन हेतु निजाम ने भारत सरकार से 1 वर्षीय यथास्थिति समझौता भी किया। ओके, जब भारत सरकार इससे बार प्रयास करता कि भैया क्या है भारत में सम्मिलित हो जाओ, तो ये कह देता अभी मुझे क्या है, ये बड़े बड़े निर्णय इतनी आसानी से नहीं लिए जाते हैं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अभी 1 साल मैं आराम से विचार कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो 1 साल ये यथास्थिति बना रहा, मतलब नहीं भारत में सम्मिलित हुआ ना अपना अलग देश बना, ये इसने सोच विचार के लिए से टाइम मांगा। ओके, हैदराबाद के भारत में विलय का विरोधी शक्तियों ने रियासत की फौजों में वृद्धि तथा गुपचुप तरीके से हथियार का आयात करके भारत में दबाव बनाना चाहा। मतलब क्या है
कि जो जैसे भारत को जो मिलना नहीं चाहते, जैसे एग्जाम्पल के पाकिस्तान है, पाकिस्तान नहीं चाहता था कि हैदराबाद क्या है, हैदराबाद तो या फिर पाकिस्तान में मिल जाए, नहीं मिल रहा तो एक स्वतंत्र देश बन जाए, लेकिन ये भारत में नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान तो ये चाहता ही होगा, तो पाकिस्तान धीरे से क्या है अपनी इसकी क्या है हैदराबाद की सहायता करता था, ओके, हथियार वगैरह भेजता था, और भी जो और शक्तियाँ थी जो ये नहीं चाहती थी कि वो क्या है हैदराबाद भारत में शामिल हो जाए। इसलिए वो लोग क्या करते थे, इस हैदराबाद का सहयोग करके बहुत सारी हथियार गुपचुप लुके छुपे भेजते रहते थे और भारत पर क्या है दबाव बनाते थे एक अलग बनने का। लेकिन क्या रियासत के लोगों ने कम्युनिस्ट एवं हैदराबाद कांग्रेस के सहयोग से निजाम के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ कर दिया। देखिए जो हैदराबाद की बहुत सारी जनता थी वो सब चाहते कि भारत में मिलना, लेकिन हैदराबाद का निजाम नहीं चाहता था, राजा नहीं चाहता था। ओके, तो इसलिए क्या किया, रियासत के जो कम्युनिस्ट के लोगों थे, जो संगठन थे, हैदराबाद की जो कांग्रेस थी, उन्होंने सब लोगों जनता को एकत्रित करके क्या है आंदोलन प्रारंभ कर दिया, किसके प्रति, निजाम के प्रति। अपने विरुद्ध बढ़ते हुए जन आंदोलन को कुचलने हेतु निजाम ने एक अर्ध सैन्य बल, जिसे रजाकार कहते हैं, रवाना किया। देखिए जब बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा किसका, निजाम का, जो उस्मान अली है राजा का, उसका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा, तो इसने निजाम ने क्या किया, अपनी सेना बनाई। सेना उसके यहाँ रजाकार शब्द आया। रजाकार क्या है, जो निजाम के गुंडे लोग होते थे, निजाम के जो गुंडे लोग थे उन्हें रजाकार कहा जाता था। ओके, मतलब निजाम की आप सेना को रजाकार यहाँ कहा गया है, तो उन्हें रजाकार लोगों को भेज दिया। अब रजाकार लोग क्या करते थे, ये सांप्रदायिक थे। ओके, मतलब जो गैर मुस्लिम लोग थे, मतलब जो मुसलमान नहीं थे, बाकी हिंदू हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई कोई भी हो, मतलब मुसलमान छोड़कर वो जितने भी लोग मिलते थे उन सबको क्या है मार देते थे। ओके, और क्या है बहुत सारी महिलाओं को अगवा कर लेते थे। इस प्रकार की घटनाएं करते रहते थे। इन सांप्रदायिक एवं अत्याचारी रजाकारों ने गैर मुसलमानों पर भारी अत्याचारों की घटनाओं को क्रियान्वयन कर दिया। बहुत सारी घटनाएं की, लूटपाट की, मारा कूटा किया, ये सब बहुत ज़्यादा घटनाएं होने लगी हैदराबाद में। इस आतताई रजाकारों पर काबू हेतु सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। भारतीय सेना ने देखा, भारत ने देखा कि ये पूरा क्या है अव्यवस्था फैल रही, तब क्या है भारतीय सेना भेजी। कुछ समय रुक कर चली इस सैन्य कार्रवाई के बाद निजाम ने क्या आत्मसमर्पण कर दिया। जब निजाम ने देख लिया कि भारतीय सेना ने क्या है चारों तरफ से घेर लिया है हैदराबाद को, ओके, अब कुछ तरीका नहीं है, इसलिए फिर क्या है निजाम ने फिर अपना आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद रियासत अब क्या है भारतीय संघ में विलय हो गया था। इस प्रकार से रहा। आई होप आपके यहाँ पूरी घटना समझ गए होंगे। कहानी के रूप में आपको माइंड में सेट करके रखना है और इसी प्रकार से पेपर में लिख देना है। जैसे मैंने एक लाइन लिखी तो उसे रटना नहीं है, समझ के रखिएगा, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। कहानी के रूप में आपको याद करके रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले तो बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों क्या है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस विषय की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं भी बोर्ड एग्जाम में, तो अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपको नोट्स रहेगा, नोट्स से आपका कहेगा प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पता है कहीं से भी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आंसर, नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आपको मिलेगी प्रॉपर रूप से। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा और बेस्ट सॉल्यूशन साथ रहेगा। मतलब प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी, पीडीएफ मटीरियल रहेगा, प्रॉपर आपके कम समय में तैयारी हो जाएगी। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ, लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। अभी जिस प्रकार से हैदराबाद में क्या क्या घटनाएं हुई, इतनी आसानी से देखिए हैदराबाद नहीं मिल रहा था, किस प्रकार से उसे मिलाया गया अपने भारत में। इसी प्रकार से मणिपुर में भी कुछ घटनाएं हुई, तो उसके बारे में बताना है कि भारतीय संघ में भारत में मणिपुर किस प्रकार से मिला, इसकी बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे देश भारत की स्वतंत्रता से कुछ दिन पूर्व मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने के बदले महाराजा बोधचंद्र सिंह, मणिपुर के राजा कौन थे, बोधचंद्र सिंह, ने भारतीय संघ में अपनी रियासत मणिपुर के विलय के लिए एक सहमति पत्र को हस्ताक्षरित किया। ओके, मतलब इन्हें कुछ एक प्रकार से मान लीजिए इन्हें कुछ समय मांगा कि निर्णय लेने के लिए भारत में शामिल करने के लिए कुछ समय मांगा। ओके, जून 1948 में जन्म के भारी दबाव में हुए चुनाव के बाद मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी। देखिए 1948 में जनमत हुआ, जिससे कि यहाँ क्या है राजा का थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया और यहाँ एक प्रकार से क्या बना, यहाँ से लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी। ओके, मणिपुर विधानसभा में भारत विलय में गहरे मतभेद थे, जहां मणिपुर कांग्रेस इस रियासत को भारत में मिलाए जाने की प्रबल हिमायत दी थी, तो वहीं दूसरी ओर अन्य राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे थे। तो ये मणिपुर की जो विधानसभा थी उसमें लगातार यही चर्चा चल रही थी कि भारत में मिला जाए नहीं मिला जाए, ओके, अलग पाकिस्तान में मिला जाए, या क्या है भारत मणिपुर एक अलग देश बनाया जाए। तो इस प्रकार की चर्चाएं हो रही कि भारत में किस प्रकार से मिला जाए कि ना मिला जाए। इस प्रकार यहाँ जो मणिपुर की कांग्रेस थी वो तो सहमत थी कि भारत को जो मणिपुर को क्या है भारत में मिलना चाहिए, लेकिन जो अन्य राजनीतिक दल थे ओके तो वो नहीं चाहते थे कि ये क्या है मणिपुर भारत में मिले।
निर्वाचित मणिपुर विधानसभा से परामर्श किए बिना भारत सरकार ने महाराजा पर दबाव डाला कि वे भारतीय संघ में सम्मिलित होने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। ओके, तो विधानसभा में जो सब बातें चल रही थी, लेकिन क्या है, भारत सरकार ने अलग राजा को किनारे बुलाया और कोने बुलाकर उससे भैया जबरदस्ती दबाव डाला कि भैया क्या है, शांति से क्या है हस्ताक्षर कर दो, शामिल हो जाओ। हालांकि भारत सरकार ने इसमें सफलता भी हासिल की। ओके, मतलब क्या है, राजा ने क्या है हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन इस कदम से लोगों में गुस्सा और नाराजगी पैदा हो गई। ओके, मतलब लोगों की ज़्यादा सहमति नहीं ली गई, दबाव, भारत ने थोड़ा दबाव बनाकर क्या है हस्ताक्षर करवाया, इसलिए क्या है लोगों में गुस्सा थोड़ा रहता है, नाराजगी रहती है इसके प्रति, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, कोई इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है और आपका एक वाक्य नहीं पूछी जा सकता है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत नाम में द्विराष्ट्र, दो राष्ट्रों का सिद्धांत। ओके, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत है कि दो राष्ट्रों में किसी भी एक राष्ट्र का बंटवारा, मतलब एक राष्ट्र का बंटवारा होकर दो राष्ट्र बनना, ये आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत कहलाता है। यह परिस्थिति अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता से पहले उत्पन्न कर दी गई थी। ओके, मतलब उन्होंने भारत देश में दो हिस्से में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान, जबकि दोनों ओर अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। उनके बंटवारे के पीछे कारण यही था, फूट डालो राज करो, इस प्रकार से दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जूनागढ़ के शासक द्वारा पाकिस्तान में मिलने का असफल प्रयास किया गया, संक्षेप में बताइए। देखिए, अभी जो आपका इसमें आपको पता है कि जब देसी रियासत मिल रही थी तो उसमें सब तो अधिकतम मिल गई थी, कुछ ही ने क्या है दिक्कत हुआ, जैसे जूनागढ़ हो गया, आपका हैदराबाद का हम समझ चुके हैं, मणिपुर का भी समझ चुके हैं, जम्मू कश्मीर का भी थोड़ा बहुत रहा, तो 3-4 सिलेक्टेड जो रियासत थी उनमें ये सब नाटक हो रहा था। तो देखिए 2022 के बोर्ड एग्जाम में मणिपुर का आ चुका है कि किस प्रकार से यहाँ समस्या आई देश में, भारत में मिलने में। हैदराबाद का आ चुका है अभी MP बोर्ड एग्जाम 2024 में, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जूनागढ़ वाला भी आ सकता है आपका। ओके, तो जूनागढ़ का आपको टॉपिक भी तैयार करके रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्या है आपका एक सेलेक्ट किया है। चलिए देख लेते हैं जूनागढ़ का किस प्रकार से क्या है देश में मिला। ओके, इसे समझ लेते हैं। तो गुजरात के, अब क्वेश्चन किसी प्रकार से घुमा कर आ सकता है, जूनागढ़ के शासक पाकिस्तान में मिलने में असफल प्रयास है, ये इस प्रकार से आ सकता है। जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो गुजरात के दक्षिण पश्चिमी किनारे पर स्थित जूनागढ़ एक देसी राजवाड़ा, मतलब गुजरात में स्थित है आपका जूनागढ़ रियासत। इसमें मनसबदार, बावरिया, बाड़ और मंगरोल जागीर सम्मिलित थी, मतलब ये सब जागीर मिलकर ये जूनागढ़ रियासत बना था। हालांकि जूनागढ़ का जो नवाब महाबत खान पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, तो जूनागढ़ का जो नवाब था, वो कि राजा था, वो कहाँ शामिल होना चाहता था, वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। लेकिन यहाँ रहने वाले 80% गैर इस्लामिक लोगों की वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल इसे भारत में मिलाना चाहते थे। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसमें 80% लोग थे जो गैर इस्लामिक लोग थे, मतलब जो गैर मुसलमान लोग थे। ओके, मतलब हिंदू लोग और भी लोग रहते थे, वो सब नहीं चाहते थे कि हम क्या है, मतलब जो वहाँ की 80% जनता थी वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में मिले, वो भारत में ही रहना चाहती थी। लेकिन जो वहाँ का निज़ाम था वो ज़बरदस्ती कहा पाकिस्तान में चाहता था मिलना। तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो जानते थे कि यहाँ की जनता जब मिलना ही नहीं चाहती है, निज़ाम चाहता है। ओके, तो इसलिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो जूनागढ़ को क्या है भारत में मिलाना चाहते थे। दूरदर्शी सरदार पटेल ने इस रियासत में जन्म संग्रह कराने के लिए नवाब पर दबाव डाला। अब देखिए सरदार पटेल जानते थे कि यहाँ की 80% जो जनता है वो क्या है भारत में सम्मिलित होना चाहती है। ओके, इसलिए सरदार पटेल ने क्या किया, नवाब पर दबाव डाला कि जन्म संग्रह कराओ। क्लियर नहीं हो पा रहा कि भैया तुम्हें पाकिस्तान में मिलना, भारत मिला, कि जनता से पूछ लो, जनता जो कहेगी वही माना जाएगा। ओके, और यहाँ तो सरदार पटेल जानते थे कि जनता 80% जनता कहाँ भारत में शामिल होना चाहती है, इसलिए नवाब पर दबाव डाला कि जन्म संग्रह कराया जाए। नवाब के नानुकुर करने पर, नानुकुर ये मना करने पर, ओके, जब सरदार पटेल ने कहा कि क्या है यहाँ जन्म संग्रह कराओ, तो नवाब ने मना कर दी, नानुकुर मतलब मना करने लगा। ओके, पर गृह मंत्री सरदार पटेल ने क्या किया, जूनागढ़ के तीनों जागीर पर बलपूर्वक कब्जा करने का आदेश दिया। तब उन्होंने जब देखा कि ये नौटंकी कर रहा है तो उन्होंने भारत सरकार की जो सेना है उसको क्या है भेज दिया। ओके, भेज दिया, जो 3 जागीर है, 3 जागीर से मिलकर जूनागढ़ बना हुआ है, तो भेज दिया। पहले ही आर्थिक विफलताओं से जूझ रहा जूनागढ़ दरबार भारतीयों के सामना न कर सका और सरकार को शासन की बागडोर सौंपने को सहमत हो गया। ओके, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने वही सेना भेज दी। जब सेना भेज दी तो वैसे जूनागढ़ में क्या था, जूनागढ़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, आर्थिक पैसों तंगी बहुत ज़्यादा थी। ओके, इसलिए वो क्या है भारत सरकार के सामने टिक ना सका और उसने क्या किया, सरकार को शासन की बागडोर सौंपने के सहमत हो गया। दिसंबर में हुए जन्म संग्रह में 99% लोगों ने क्या है पाकिस्तान की अपेक्षा भारत में सम्मिलित होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की तथा इस प्रकार जूनागढ़ क्या है भारत में विलय हो गया। तो ये जूनागढ़ की कहानी थी, किस प्रकार से मिला। आई होप आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन तैयार करना है, भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन है भारत विभाजन के कारण की क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपका MP बोर्ड एग्जाम 2024 में अभी आ चुका है। ओके, भारत विभाजन के कारण, चलिए देख लेते हैं भारत विभाजन के क्या क्या कारण थे। 3 आपको तैयार करना है,
3 ही नंबर में लगभग क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, तो 3 तो कम से कम पॉइंट आपको तैयार करके रखना ही है। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही, मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आप देख सकते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करके लाया हूँ, लैंग्वेज भी मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया है, तब मैं आपको पूरा ला पाता हूँ। ओके तो वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे देख लेते हैं। तो भारत विभाजन के कारण देखना है। पहला है कि मुसलमानों ने एक लंबे समय तक अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारों से अपने को पृथक रखा, जिसके कारण उनमें धर्मांतर बनी रही। मतलब जो मुसलमान लोग थे वो क्या है, अंग्रेजी भाषा से इतना ज़्यादा उन्हें नॉलेज नहीं हो पाया, साथ ही पश्चिमी विचार यानी विदेशों के जो विचार हैं उनको भी वो भी नहीं समझ में आए, इसलिए वो अपने धर्म बस को जानते थे, अपने धर्मांध यानी अपने धर्म को समझते थे, मुस्लिम धर्म को। मोहम्मद इकबाल जिन्ना तथा मुस्लिम लीग की इस भावना का बढ़ावा दिया और भारत विभाजन का एक प्रमुख कारण बना। इसलिए मुसलमान जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने क्या जानते थे कि जो क्या है मुसलमानों में क्या है, अपने धर्म के प्रति क्या है, एक वफादारी टाइप की है और अपने धर्म के प्रति ये ज़्यादा है, ओके अंधे टाइप के हैं, धर्मांध यानी इसी प्रकार से धर्म में अंधे। तो इसीलिए उन्होंने क्या है, इस मुस्लिम लीग की इस भावना को बढ़ावा दिया और भारत विभाजन के कारण बना। इसलिए उन्होंने क्या है, उन सबके मन में डाल दिया मुसलमानों के एक अपना अलग देश बनाया जाए। ओके नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने सन 1909 में ये अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन को आरंभ कर दिया, 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का समर्थन किया और मुस्लिम लीग को हर संभव सहयोग प्रदान किया कि इस परिणाम अंततः भारत विभाजन का रूप निकला। और अंग्रेजों ने लगातार प्रयास किया, सांप्रदायिक विभाजन किया, 2 राष्ट्रों का सिद्धांत दे दिया, मुस्लिम लीग ने भी इसका पूरा सपोर्ट किया। ओके तो इसलिए क्या है, भारत विभाजन हुआ। नेक्स्ट मुस्लिम लीग के सदस्यों का अंतरिम सरकार में सम्मिलित करने से सरकार की कार्यकारी विभाजन हो गई, जिसके कारण वह हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में असमर्थ हो गए और कांग्रेस को बाध्य होकर विभाजन को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन जो संविधान सभा बनी, अंतरिम सरकार थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम लीग के दोनों, मतलब जो उसमें कांग्रेस के भी शामिल थे, मुस्लिम लीग के भी शामिल थे। लेकिन जब आपका क्या है, इसकी विभाजन हो गया तो मुस्लिम लीग अलग आपका बन जाता है। ओके और इससे क्या हुआ, हिंदू जो मुस्लिम दंगे होने लगे लगातार, उनको रोका नहीं जा सका, इसलिए फिर मजबूरन क्या है, कांग्रेस को भी कहना पड़ा कि हाँ भाई भारत का विभाजन हो जाए। ओके इस प्रकार से दिया हुआ कानून, और भी आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट है। ओके मैंने कुछ सिलेक्टेड बस लिए हैं, आप और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, उनको पढ़ के तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट में आपको क्वेश्चन है, भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी थी। ओके सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल, आपको पता होना चाहिए कि जब देश का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। तो ये समस्याएं दी हैं, बिल्कुल सिंपल है कि भारत में आने वाले शरणार्थी के कपड़े, भोजन, आवासीय समस्या। भारत में क्या है, पाकिस्तान के जो एरिया के लोग थे वो भारत में आने लगे। ओके बहुत सारे जो नहीं रहना चाहते थे पाकिस्तान में, तो अब जब भारत आए तो उनकी ज़मीन तो है नहीं है कि कहीं अपना घर है, तो उनकी कपड़े की, भोजन की, आवास की समस्या आई। शरणार्थियों द्वारा अपने देश को छोड़ी गई संपत्ति की क्षतिपूर्ति की समस्या थी। राजकीय संपत्ति के बंटवारे की समस्या थी। राजकीय संपत्ति, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो भारत का धन रुपया है वो उसका भी बंटवारा थोड़ा बहुत होगा। ओके तो इसलिए उसकी भी समस्या थी। नहरों का पानी की भी समस्या थी, बंटवारे की समस्या। भारत व पाकिस्तान के सीमा विवाद की भी समस्या थी। विभाजन से उत्पन्न सांप्रदायिक हिस्सा को रोकने व नियंत्रण करने की समस्या थी। ये समस्याएं हुई जब भारत का विभाजन हुआ, कंप्लीट हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया, टॉप 10 क्वेश्चन आपको बताएं इस चैप्टर के, सभी तैयार कर लीजिएगा। और भी आपको चैप्टर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं और कुछ आपको 3-4 अपनी तरफ से लगते हैं, उन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, कि वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आए, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।